हेलो फ्रेंड्स, दिस इज करण कुमार। आज हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2019-20 का कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सबसे पहले आइए हम देखते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन हमारा फर्स्ट का ए है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल एलिमेंट्स, गिव एग्जांपल्स। ठीक है, हमें इसमें ये बताना है कि यूनिलेटरल और बाइलेटरल एलिमेंट्स क्या होते हैं और उसके एग्जांपल देना है। आइए हम देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक सर्किट हुज प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेम इन एनी डायरेक्शन इज नोन एज बाइलेटरल सर्किट, वेयर एज एन इलेक्ट्रिक सर्किट हुज प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेम इन ओनली वन डायरेक्शन इज नोन एज यूनिलेटरल सर्किट। तो जैसा कि हमने देखा कि कोई भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट हो जिसका प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स जो हो सेम हो किसी भी डायरेक्शन में, उसे हम बाइलेटरल सर्किट कहते हैं। जबकि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में उसका प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हो सिर्फ और सिर्फ किस में, एक ही डायरेक्शन में, उसे यूनिलेटरल सर्किट कहते हैं। यूनिलेटरल सर्किट का एग्जाम्पल डायोड है और बाइलेटरल सर्किट का ट्रांसमिशन लाइन्स। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं फर्स्ट का बी पार्ट। व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। आंसर में यह है कि सुपरपोजिशन थ्योरम इज अप्लाइड व्हेन वी आर टू डिटरमाइन द करंट इन वन पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ अ नेटवर्क कंटेनिंग सेवरल वोल्टेज सोर्सेज एंड अ करंट सोर्सेज। सुपरपोजिशन थ्योरम का हम यूज तब करते हैं जब हमें क्या डिटरमाइन करना हो, करंट डिटरमाइन करना हो किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में। मतलब कोई सर्किट दिया हुआ, एक नेटवर्क दिया है, उसके एक ब्रांच में हमें करंट अगर डिटरमाइन करना है, फाइंड करना है, बहुत सारे वोल्टेज सोर्स हैं, सोर्स हो सकते हैं या करंट सोर्स हो सकते हैं, तो उसमें हम सुपरपोजिशन थ्योरम का अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी, डिटरमाइन द फॉर्म फैक्टर ऑफ AC करंट I इक्वल टू 200 साइन 157 t प्लस पाई बाई 6। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पर ये जो है हमें करंट दिया हुआ है I इक्वल टू आई मैक्स इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर हर जगह देखा कि आई मैक्स 200 है, आई आर एम एस जो होता है क्या होता है, आई मैक्स बाई √2 होता है, तो 200 बाई √2। आई एवरेज क्या होता है, 2 इंटू आई मैक्स बाई पाई होता है। ठीक, तो फॉर्म फैक्टर हमें क्या होता है, तो फॉर्म फैक्टर इज द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू टू एवरेज वैल्यू। तो फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला है IRMS बाई आई एवरेज। तो KF डिनोट करते हैं फॉर्म फैक्टर को 200 बाई √2 अपॉन 2 इंटू 200 बाई पाई, पाई बाई 2 √2, यानी कि आपका फॉर्म फैक्टर कितना आ गया 1.11। क्वेश्चन फर्स्ट का डी, एक्सप्लेन द टर्म डायनेमिक इम्पीडेंस इन AC सर्किट्स। आंसर ये है कि एट रेजोनेंस पे द इम्पीडेंस ऑफ द पैरेलल सर्किट इज एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, क्रिएटिंग अ सर्किट कंडीशन ऑफ हाई रेजिस्टेंस एंड लो करंट। देन द इम्पीडेंस ऑफ द circuit at resonance Z equal to Rmax is called the dynamic impedance of the circuit। तो सिंपल सी बात है कि डायनेमिक इम्पीडेंस ये होता है एसी सर्किट में कि जब हम रेजोनेंस पर रखते हैं तो जो इम्पीडेंस होता है पैरेलल सर्किट में, तो वो मैक्सिमम वैल्यू देता है और वो इक्वल होता है किसके, जो नए क्रिएट किया जाता है सर्किट में हाई रेजिस्टिव और लो करंट का, उसके इक्वल। तब जो इम्पीडेंस होगा आपका सर्किट का वो रेजोनेंस पर Z इक्वल टू आरमेक्स होगा, जिसे हम डायनेमिक इम्पीडेंस कहते हैं। ठीक है, हाउ MMF इज रिलेटेड टू रिलक्टेंस, एक्सप्लेन। एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं कि MMF इक्वल टू N इंटू आई होता है और NI इक्वल टू BL ओवर म्यू नॉट म्यू आर होता है, इसलिए MMF इक्वल टू BL ओवर म्यू नॉट म्यू आर होगा, यानी कि MMF इज प्रोपोर्शनल टू रिलक्टेंस। फर्स्ट का F पार्ट, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर, जिसे हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। द वोल्टेज रेगुलेशन इज डिफाइंड एज द
चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिसीविंग एंड सेंडिंग वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफार्मर। सबसे पहला है कि द वोल्टेज रेगुलेशन को हम डिफाइन इस प्रकार कर सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड रिसीविंग और सेंडिंग वोल्टेज जो ट्रांसफार्मर का होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, उसका मैग्नीट्यूड के चेंज का होता है। द वोल्टेज रेगुलेशन डिटरमाइंस द एबिलिटी ऑफ द ट्रांसफार्मर टू प्रोवाइड लोड्स। द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज डिपेंड्स ऑन द लोड एंड इट्स पावर फैक्टर। तो ये है हमारा वोल्टेज रेगुलेशन डिटरमाइन करने की जो एबिलिटी होता है ट्रांसफार्मर का, वो प्रोवाइड करता है लोड को, और वहाँ से हम क्या करते हैं, ये वोल्टेज जो होता है, वेरिएशन ऑफ वोल्टेज, वो डिपेंड करता है लोड और इसके पावर फैक्टर पे। वाई कम्यूटेटर इज नीडेड। कम्यूटेटर इज सिंपली अ मैकेनिकल रेक्टिफायर यूज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एवरी टाइम कॉइल मूव्स थ्रू द प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। इसके लिए हम कम्यूटेटर का यूज करते हैं। गिव द एक्सप्रेशन ऑफ स्पीड इन टर्म्स ऑफ पोल्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई। तो सिंपल बात है कि जब हम स्पीड इन टर्म्स ऑफ पोल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई करते हैं तो हमें सिंपली सिंक्रोनस स्पीड ही जाना जाता है। इसको हम सिंपली सिंक्रोनस स्पीड ही बोलते हैं। तो एन एस इक्वल टू 120 एफ बाई पी। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए 6 पोल लेते हैं, 50 हर्ट्ज लेते हैं, एन एस इक्वल टू 120 इंटू एफ बाई सी पी, यानी कि 120 इंटू 50 बाई 6, यानी 1000 आरपीएम हो जाएगा। राइट फुल फॉर्म ऑफ एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीसीबी मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर, ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, एसएफयू स्विच फ्यूज यूनिट। अब आइए लास्ट पार्ट ऑफ सेक्शन ए। What are the factors that affect the battery capacity? There are following factors that affect the battery capacity: ambient temperature, cycling, battery chemistry, application, maintenance, etc. तो ये हुआ आपका सेक्शन ए पार्ट। अब मैं सेक्शन बी और सेक्शन सी पार्ट का कुछ न्यूमेरिकल बताऊंगा इसमें, जो कि कुछ खास होने वाला है इसमें। जैसे कि ये सेक्शन बी हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 का बी है। द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ टू अल्टरनेटिव वोल्टेजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय V1 इक्वल टू 60 साइन थीटा एंड V2 इक्वल टू साइन थीटा माइनस पाई बाई 3। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ द सम एंड द डिफरेंस ऑफ द वोल्टेज। सबसे पहले V1 और V2 हमने रख लिया, उसके बाद एडिशन या सम बोलते हैं वो कर दिया। तो सबसे पहले मैंने इसको x का, ठीक, मतलब कि एक तरफ से बोले तो हॉरिजॉन्टल पार्ट को मैंने एक बार इसको कर लिया। जैसे हॉरिजॉन्टल का हो गया आपका कॉस, दोनों तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मैंने कर लिया, इस एक ही में कर लिया दोनों का हॉरिजॉन्टल। सिर्फ मैंने एक्स डायरेक्शन का इसमें क्या किया, दोनों का V1 और V2 का कर लिया। तो 60 कॉस 0 डिग्री प्लस 1 कॉस माइनस पाई बाई 3, तो ये हमारा आ गया 121/2। अब y का कर लिया 60 साइन 0 डिग्री प्लस 1 साइन माइनस पाई बाई 3, तो ये आ गया हमारा y इक्वल टू -√3/2। अब मैंने इसका Vmax निकाल दिया जो कि 16.506 वोल्ट, और इसका जो एंगल है थीटा इक्वल टू -0.83 ऊपर में निकाल दिया, जस्ट मैक्सिमम के ऊपर। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज आपका आ गया 16.5 साइन 0 थीटा -0.83 वोल्ट। अब डिफरेंस की बात करें तो फिर से हम वैसे ही एक्स का निकाल दिए 60 कॉस 0 माइनस 1 कॉस माइनस पाई बाई 3, तो ये आ गया 119/2, यानी कि 119/2। वाई का आ गया √3/2। अब Vmax इसका भी फाइंड कर तो 59.206 आया, और इसका भी थीटा तो 0.833 डिग्री आया, बट ये पॉजिटिव में आया, तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो होगा 59.206 साइन थीटा माइनस 0.833 वोल्ट्स आ गया। अब आपका ये है 2 का डी जो पार्ट है, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क फॉर डीसी मोटर, ऑल्सो डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ इट्स। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो है मैकेनिकल पावर जो होता है वो वर्क डन पर सेकेंड के इक्वल होता है, तो ये हो गया T इंटू 2πr, और इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ मैकेनिकल पावर जो होता है EV इंटू IA होता है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब कंपेयर किए तो T का वैल्यू हमें मिल गया 9.55 EV/IA/N। अब EV का वैल्यू हम जानते हैं कि 5PZN/60 ये होता है, तो जब T, उसका वैल्यू रखें तो T इक्वल टू 0.159
फाइव पी जेड आई ए अपन ए हमें मिला फाइनल टॉर्क। एप्लीकेशन आप इसका देख सकते हैं। 2 का ई, एन अल्कली cell is discharged at a steady current of 4 ampere for 12 hours, the average terminal voltage being 1.2 volt. To restore it to original state of voltage, a steady current of 3 ampere for 20 hours is required, the average terminal voltage being 144 volt. Calculate the ampere hour and watt hour efficiency in this particular case। तो जो दिया है हमने यहाँ पर लिख दिया है एम्पियर हावर इफिशियंसी, ये होता है आई डी टी डी अपन आई सी टी सी इंटू 100 जो कि 80% आ गया। वाट हावर इफिशियंसी जो होता है एन डब्ल्यू एच इक्वल टू आई डी टी डी वी डी अपन आई सी टी सी वी सी इंटू 100, या इसको ये भी लिख सकते हैं कि इफिशियंसी ऑफ एम्पियर हावर इंटू वी डी अपन वी सी इंटू 100 जो कि हमें 66.67% मिला है। अब सेक्शन सी है। सेक्शन सी में आप इसका यूज़ करके न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं, जो कि मैंने सॉल्व किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ड्राइव करना है एक एक्सप्रेशन को रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी को, ठीक है, जो कि सीरीज रेजोनेंस सर्किट है और इसमें एक बैंडविड्थ दिया हुआ है 10 kg का और लोअर हाफ पावर फ्रिक्वेंसी भी दिया हुआ है 120 kg का। तो हमें फाइंड करना है अपर हाफ पावर फ्रिक्वेंसी और क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट। तो सबसे पहले हमने इसे प्रूव ड्राइव करने के लिए एक आरएलसी सर्किट लिया जिसमें कि उसका इम्पीडेंस फाइंड किया, जहां पर x इक्वल टू 0 है तो z इक्वल टू यानी इम्पीडेंस जो होगा रेजिस्टेंस आ गया। उसके बाद हमने जो फ्रीक्वेंसी है एट रेजोनेंस उसको एफ आर से डिनोट किया और x इक्वल टू एक्स सी होगा। तो एक्स एल इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई एफ आर इंटू एल इक्वल टू एक्स सी अपन 1/2 पाई एफ आर इंटू सी। तो एफ आर का वैल्यू आ गया यानी कि फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस आ गया 1/2 पाई रूट अंडर एल सी हर्ट्ज। अब हमें जो क्वेश्चन दिया है उसको अब बनाना है, तो हमें बैंडविड्थ दिया हुआ है 10 किलो हर्ट्ज इक्वल टू आर बाई 2 पाई एल और लोअर दिया है लोअर हाफ पावर फ्रिक्वेंसी 120 किलो हर्ट्ज दिया है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं आर बाई 2 पाई एल इक्वल टू 10 इंटू 10 का पावर 3, ठीक। उसके बाद F1 को लिख सकते हैं एफ आर माइनस डेल एफ बाई 2, या इसको लिख सकते हैं एफ आर माइनस आर बाई 4 पाई एल लोअर हाफ पावर फ्रिक्वेंसी और ये हो गया आपका अपर हाफ पावर फ्रिक्वेंसी। तो हमारे पास ये है एफ आर माइनस आर बाई 4 पाई एल इक्वल टू 120 इंटू 10 का पावर 3। तो यहाँ से हम एफ आर का वैल्यू कितना निकलेगा 125 इंटू 10 का पावर 3। तो इसलिए F2 यानी कि अपर हाफ पावर फ्रिक्वेंसी हमें यहाँ से मिल गया और एफ आर वहाँ से भी ले सकते हैं या अपर हाफ पावर फ्रिक्वेंसी के राइट साइड में देख सकते हैं कैसे निकालते हैं एफ आर इक्वल टू रूट अंडर F1 इंटू F2। तो क्वालिटी फैक्टर एफ आर अपॉन बैंडविड्थ जो कि हमें क्यू का वैल्यू 12.5 मिल गया। अब ये है आपको 5B का फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेन सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफर एंड गिव इट्स एप्लीकेशन, जो कि यहाँ पर है आप देख सकते हैं, इसको एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद इसका एप्लीकेशन भी दिया गया है और सेकंड में है कि इन 25 kVA 2200 वोल्ट ट्रांसफॉर्मर द कांस्टेंट एंड वेरिएबल लॉसेज आर 350 watt and 400 watt respectively. Calculate the efficiency on unity power factor at full load and half load। यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि हमें ये देखना है कि इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल लॉसेस कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहला कांस्टेंट जो होता है वो आयरन का लॉस होता है, वेरिएबल जो होता है कॉपर का होता है, क्योंकि आपने एक रिलेशन देखा होगा कि एक्स स्क्वायर पी सी इक्वल टू पी आई। तो वहाँ पर जो है कॉपर का वैरी करेगा जब एक्स का वैल्यू वैरी करेगा, यानी एक्स जैसे जैसे ज़्यादा होगा कम होगा तो उसका वैल्यू भी वैसे वैसे इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर दिया क्या है। कॉस फाई 1 दिया है, यूनिटी बोला है, वी आई दिया है 25 kVA और पी आई 350 और पी सी 400। तो एट फुल लोड एक्स का वैल्यू कितना होगा लोड एक्स इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपका ईटा इक्वल टू एक्स बी आई कॉस फाइव अपॉन एक्स बी आई कॉस फाइव प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर पी सी। तो इसका वैल्यू हमें मिल गया 97.087%। अब एट हाफ लोड एक्स इक्वल टू 1/2 ईटा इक्वल टू इतना, और उसके बाद यहाँ पर 1/2 का होल स्क्वायर होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो 400 करेंगे तो 100 आ गया और 100 को 300 प्लस ये आपका आ गया परसेंटेज
ईटा आ गया 96.525%। अब है एक क्वेश्चन ये जो कि ड्रॉ द स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, और क्वेश्चन भी इसके साथ एक दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है कि ए 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज 6 पोल्स एंड ऑपरेट्स विथ अ स्लिप ऑफ 5% एट सर्टेन लोड। डिटरमाइन फर्स्ट द स्पीड ऑफ द रोटर विथ रेस्पेक्ट टू द स्टार्टर, एंड द सेकेंड है द फ्रिक्वेंसी ऑफ रोटर करंट, एंड थर्ड है द स्पीड ऑफ द रोटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू रोटर। तो ये हो गया आपका ये स्लिप और टॉर्क का करेक्टरिस्टिक्स। और जो दिया है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, पोल 6, स्लिप 5%, तो स्लिप इक्वल टू एन एस माइनस एन आर बाई एन एस। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, एन एस तो हमें दिया, हम निकाल सकते हैं 120 एफ बाई पी यानी कि 1000 RPM, और स्लिप दिया है 5% यानी 0.05 इक्वल टू, तो एन आर हमें मिल गया 950 RPM स्पीड ऑफ द रोटर। यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, एफ आर इक्वल टू 0.05 इंटू 50 इन 2.5 और स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू रोटर निकाल सकते हैं 50 RPM। अब यहाँ पर हमें ये बताना है और इसके बारे में आपको किसी दो केबल्स के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। उसके बाद आपका ये गुड करंट कैरिंग कैरेक्टर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये बताना है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो अब ये हैं आपके, यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट, और मैं आपको इस वीडियो के नीचे इस PDF का लिंक शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप आसानी से डाउनलोड करके अपना कंप्लीट कर सकते हैं होमवर्क। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए।